नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। कोई भी सरकार आज नेशनल सिक्योरिटी को एक टॉप प्रायोरिटी में कंसीडर करके काम पॉलिसीज फ्रेम करेगी या फिर डिसीजन मेकिंग करेगी इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल एक एस्पेक्ट है। तो अगर हम इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में कि भारत के सामने क्या आने वाले टाइम में या करंट सिचुएशन में क्या चैलेंजेस भारत फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जब से भारत आजाद हुआ है, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के सामने है दैट इज पाकिस्तान। सबसे बड़ा जो हमारे सामने सिक्योरिटी चैलेंज है दैट इज पाकिस्तान, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं जब से भारत आजाद हुआ है तब से पाकिस्तान बेसिकली टेरर फंडिंग कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, कितनी सारी टेरर एक्टिविटीज वो कर भी चुका है एंड लगातार वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो रोज वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ टेरर अटैक्स होते रहते हैं। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है एंड स्पेशली एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम लोग ने काफी कोशिश करी थी एक पीस एंड ट्रंक्वेलिटी को बनाए रखने की, कि हम चाह रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छा संबंध हम बनाए सो दैट एक पीस हम क्रिएट कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने लाहौर में विजिट भी किया, लाइक ही वेंट टू पाकिस्तान एंड नवाज शरीफ, वहां पे उन्होंने दावत भी खाई एंड उन्होंने कोशिश करी कि रिलेशंस को अच्छा करें। बट उसके एक हफ्ते बाद ही एक टेरर अटैक पाकिस्तान के साइड से हमको देखने को मिला। एंड अब की बार अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी पाकिस्तान गए थे फॉर दिस एससीओ समिट। एंड उससे जस्ट पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएन समिट में भारत को बहुत कुछ सुनाया, लाइक ही वाज वेरी एग्रेसिव इन हिज स्पीच। तो ये टसल, ये जो लड़ाई है हमारी, इसको हम कैसे कोल्ड वॉर, जैसे कि 1970s में यूएसएसआर एंड अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर था, उसी प्रकार का कोल्ड वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से भारत आजाद हुआ है तब से है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आप ये पूछोगे कि वाई इज इट ए चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं ना, उसकी इकोनॉमी भी अच्छे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है एंड वो ग्रे लिस्ट भी हो चुका है। तो ट्रेड, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं कर सकता है, तो बदनाम भी है ना। लाइक किसी भी, अगर वो यूरोपियन कंट्री में कोई पाकिस्तानी जाता है तो सब उसको शक की नजर से देखते हैं, कहीं वो टेररिस्ट तो नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, लाइक इट इज एक्सट्रीमली वीक कंडीशंस, अगर हम देखें तो एक्सट्रीमली वीक है वो। उसके बावजूद भी वो खतरा क्यों है? व्हाई इज इट अ चैलेंज? बिकॉज आज भी अमेरिका उसको फंड कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम उसको फंड कर रहा है। अब अगर किसी टेररिस्ट कंट्री को कोई अगर सुपर पावर उसको फंड कर रहा है तो उसको ही तुम टेरर फंडिंग कहेंगे? अमेरिका टेरर फंडिंग कर रहा है खुलेआम, वो तो रिकॉर्ड्स में सब चीजें मौजूद है। अब अमेरिका पाकिस्तान को क्यों फंड कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान को क्यों फंड कर रहा है? टू क्रिएट टेंशन, डिस्टेबलाइजिंग द पीस एंड ट्रंक्विलिटी। इंडिया के साथ वो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहे, रशिया के साथ वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहे, चाइना के साथ वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो जियो पॉलिटिक्स है वो, तो इसीलिए खतरा है। वो खतरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो वीक है, बट उसको यूएस का सपोर्ट मिल जाता है, उसको यूके का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो हमारे लिए डेंजरस है। क्योंकि वो जो पैसा उसको मिल रहा है उसका वो मिसयूज कर सकता है ना, वहीं से तो उनके टेररिस्ट को हथियार मिलते हैं, प्लस वो
ट्रेनिंग्स मिलती है एंड वही आके फिर वो 26/11 जैसा इंसिडेंट कर देते हैं। अब तो अब आप ये कहोगे कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से टेरर एक्टिविटीज में हमने काफी गिरावट देखी है, लाइक लाइक वी कैन सी पीस। बट यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर दुश्मन चुप बैठा है, अगर वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो अगर ज्यादा तिलमिला नहीं रहा है, इसका मतलब इट इज एन इंडिकेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉर। एंड इसके बारे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल ने भी, अजीत डोवाल, उन्होंने भी फोर्थ जनरेशन वॉर के बारे में अपने स्पीचेस में जिक्र किया है। तो फोर्थ जनरेशन वॉर एक ऐसा वॉर है जहाँ पे कि पीठ पीछे से छुरा भोंका जाता है। लाइक आपको वो हानि भी पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक छुपके से वो अटैक करना। तो हम लोगों में से ही कोई बहरोपिया है, वो आम आदमी की जिंदगी जी रहा है, बट वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है। दैट इज फोर्थ जनरेशन वॉर। एंड डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंट्स अपने को देखने को मिलते भी हैं न्यूज़पेपर में। जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो या वी शुड बी अलर्ट। एंड डेफिनेटली भाई जो सरकार है वो तो अपना बेस्ट एफर्ट कर ही रही है, साथ ही साथ हमको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एंड दैट इज अ चैलेंज। तो सेकंड चैलेंज हमारे सामने क्या है, भारत के सामने सिक्योरिटी चैलेंज क्या है सेकंड, दैट इज द चाइना। एंड चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बड़ा चैलेंज इसीलिए है क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी भारत से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। एंड अमेरिका के बाद तो सेकंड नंबर पे चाइना ही आ रहा है। और अभी हमने 2020 में जब भारत कोरोना से लड़ रहा था, उस समय ये चाइनीज इतने इनह्यूमन है कि वो एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने रेड कर दिया। सो दे रेडेड द इंडियन बॉर्डर, दैट एलएसी। एंड अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि उन्होंने कुछ अपने कैंप्स बना रखे हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एंड काफी कुछ हुआ 2020-21 में जिसकी वजह से भारत सरकार इतना, उनको भी गुस्सा आया, आक्रोश आया। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिक्स आपको पता होगा, ब्रिक्स का पार्ट भारत भी है, चाइना भी है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिलके आपस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, पीस एंड ट्रंक्विलिटी को मेंटेन किया जाए, कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए जाए और मिलके ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ाई की जाए। लाइक जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है मिलके उसका सामना किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स जो संगठन है। उसमें भारत भी हिस्सा है, चाइना भी हिस्सा है। अब चाइना एक तरफ तो एक्सेलेंस की बात करता है, जहाँ पे कि नो डाउट उनके जो सिटीजन्स हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, इनोसेंट है, वो दिन रात मेहनत करते हैं एंड स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं। नो डाउट इन दैट, उसमें कोई वो नहीं है, एक्सेलेंस वो अचीव कर रहे हैं। एक तरफ वहां की सरकार, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो देखो आप, वो कैसा स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान बदनाम है, पाकिस्तान को जिन्ना ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है भाई। जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक नई कंट्री बना के दे दी। और देखो उसका क्या हाल कर दिया उन कुछ लोगों ने, मतलब सब नहीं, सारे। जैसे 22 करोड़ मुस्लिम्स अभी है वहां पे। मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 80% ऑफ देम आर वेरी गुड। वो भी आम आदमी ही तो है, वो भी अपना दे आर प्रेजिंग देयर गॉड एंड सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं। बट कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, या कुछ जो अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया, बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि अब हर कोई वहां पे कोई इज्जत नहीं है। कहीं भी अगर वो कहीं जा भी नहीं सकते, जाएंगे तो भी इतना उनको सस्पिशियस नजरों से देखा जाता है, ऑल दैट। एंड वही अब चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब ब्रिक्स का हम पार्ट हैं, जब हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, हम एक साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, हम एक कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं कि हम फॉलो करेंगे, हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आप ब्रिक्स का पार्ट हो और उसके बावजूद भी आप कोविड के टाइम पे जब भारत इतना स्ट्रगल कर रहा था, आपने रेड कर दिया, आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। कितने हमारे जवानों की लाइक वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, डट के सामना करते, और उन्होंने खूब डट के सामना किया। चाइनीज सोल्जर्स की पैंट गीली कर दी उन्होंने, ये फैक्ट है, हमने वीडियोस देखे थे
मैं आपको दिखाऊंगा कभी वीडियो, आपने जरूर देखे होंगे कि वो डट रहे, वो सामना ही नहीं करने की हिम्मत कर रहे थे, बस बसें भर भर के वापस जा रहे थे, वो तो रो रहे थे बस बस के अंदर, ऐसा हाल हुआ। तो चाइना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ 2021 में, हमने चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। 50 से ज्यादा चाइनीज कंपनी के जो मोबाइल ऐप्स हैं उसको हमने बैन कर दिया। फिर चाइना ने कोई साइबर अटैक किया मुंबई के किसी पावर स्टेशन में। उसके बाद भारत ने तय किया कि हम अब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मोदी सरकार है, मोदी 2.0, उसने 10 लाख करोड़ रुपए खजाने से निकाल, उसको डाइल्यूट कर दिए, उसको निकाल के इन्वेस्ट कर दिए भारत आत्मनिर्भर भारत योजना में। तो उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो तर्क ये था कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो निवेश करेंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपेक्स। उसमें जब हम निवेश करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा भाई? लोग मजदूरी करेंगे, उनको डेली काम मिलेगा, उनको तनख्वाह मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, रॉ मटेरियल्स की का सर्कुलेशन होगा, इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो ये तर्क था। प्लस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बिल्ड करेंगे तो वो आने वाले टाइम में काम आएगा। तो ये 10 साल आगे का प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि 10 लाख करोड़ रुपए उन्होंने डाइल्यूट कर दिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्लस इन्होंने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए कुछ एक इंसेंटिव प्रोजेक्ट भी किया। उसका एग्जैक्ट नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इंसेंटिव प्रोजेक्ट के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का कंसेप्ट ये है कि जो इंडस्ट्रीज है वो प्रोडक्शन कर रही है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना ज्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत, भारत में ही प्रोडक्शन होगा तो हम क्यों इंपोर्ट करें? तो वेरी नाइस, ये एक अच्छा कदम है आत्मनिर्भर भारत का, सराहनीय है। बट अनफॉर्चुनेटली 2022 में या एंड 2023 में, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन आयरनी, चाइना बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए डाइल्यूट कर दिए, इन स्कीमों में निवेश कर दिया, उसके बावजूद भी 2022-23 में चाइना वॉज द लीडिंग, लाइक द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आज के टाइम पे हम अमेरिका से ज्यादा ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना से कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अभी भी हमने इतना कुछ निवेश कर दिया, सब कर दिया, वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमको चाइना पे निर्भर होना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही दुखद बात है और ये एक कंसर्निंग बात भी है। एंड इसीलिए चाइना इसका मिसयूज कर सकता है, वो करता भी है। भाई जब हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं तो भाई डिप्लोमेसी में क्या होता है भाई, ट्रेड में हमको ये चाहिए ना कि वो सस्ते रेट में हमको दे। बिजनेस बिजनेस में डील ऐसे क्लोज होती है तो हम नेगोशिएट करेंगे कि वो कहेगा कि तुम ये करो ये करो, हम नेगोशिएट करेंगे ताकि ट्रेड सही रेट में हो भारत की इकोनॉमी को। क्योंकि सरकार के सामने सब देखो, हर एक सरकार आज कुर्सी बचाने में लगी हुई है। अब उसमें चाहे आप बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, कोई भी दूध का दूल्हा है नहीं। वो तो भाई पॉलिटिक्स तो हमको सबको पता ही है ना। करप्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप कोई भी कुछ भी कह ले कि भाई ये तो ईमानदार है, इस पे आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? तो कोई भी आज आज हर कोई अपना कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। एंड कुर्सी बचाने का तरीका क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ आप दिखा दो। अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा दी तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि देश बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होगी जब ट्रेडिंग अच्छे से होगी, अच्छे प्राइजेस में होगी। तो उसको करने के लिए फिर समझौते होंगे, नेगोशिएशंस होंगे। एंड वो नेगोशिएशंस खतरनाक भी हो सकते हैं, वो एंटी नेशनल भी हो सकते हैं। वहीं पे तो एक डेमोक्रेसी का रोल आएगा कि हमको भी आंखें खुली रखनी है अपनी, देखना है कि क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम अंधभक्त नहीं बन सकते हैं, हमको जागरूक तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो वो भी एक एस्पेक्ट है इस चीज में। हाँ, बट ये एक बात अपने को बिल्कुल समझ में आई कि चाइना कैन बी लाइक, चाइना नॉट कैन बी, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज।
अनफॉर्चुनेटली 2019-20 में चाइना और पाकिस्तान ने हाथ मिला दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लाइक इससे बड़ा खतरनाक दो हमारे सामने जो हमारे एक तरीके से चैलेंज है, अगर वो दोनों हाथ मिला लें। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि चाइनीज मिनिस्टर्स वो कह रहे हैं कि चाइना चीनी पाकिस्तानी भाई भाई, वो हिंदी में कह रहे हैं। ऐसे 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 भी दृश्य अपने को देखने को मिले थे 2020 के टाइम पे ही, कोविड के टाइम पे ही ये सब हुआ था। एंड उसके बाद ये जब क्या कहते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान से जब अपना ट्रूप्स विड्रॉ किया, जैसे बाइडन पावर में आया, बाइडन ने सबसे खतरनाक काम यही किया, अफगानिस्तान को फ्री कर दिया। वही अपने अमेरिकन ट्रूप्स हट गए वहां पे तो तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो बहुत कुछ घटनाएं घटी। एंड पाकिस्तान चाइना का हाथ मिलाना भारत के लिए तो किस बहुत खतरनाक बात थी। तो भारत के सामने टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो पाकिस्तान एंड चाइना भारत के सामने टू फ्रंट सिचुएशन है। एलएसी इन द वेस्ट एंड एलओसी इन द वेस्ट एंड एलएसी इन द ईस्ट। तो डेफिनेटली ये है। अब तीसरा हमारे सामने जो चैलेंज है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो हमारे पड़ोसी है वही हमारे एटमोस्ट चैलेंज हो सकते हैं। अगर हमारे रिलेशंस उनके साथ उतने अच्छे नहीं है तो वही तो हानि पहुंचा सकते हैं। अब तीसरा जो अभी इन दिनों देखने को मिला हमको वो है बांग्लादेश। अब ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है, बट क्या करें, जो इवेंट्स हमने देखे उससे बांग्लादेश भी शक की नजर में आ जाता है। देखो भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। लाइक जो ईस्ट पाकिस्तान था, इंदिरा गांधी के टाइम पे ही तो जो वॉर हुआ था उससे वो ईस्ट पाकिस्तान एक नई कंट्री में बन गया एंड वो बांग्लादेश बन गया। एंड उस चीज का बदला आज भी वो लेना चाह रहे हैं पाकिस्तानी। वो दिसंबर के महीने में वो 13 तारीख कुछ होती है एंड फर्स्ट या सेकेंड वीक कुछ ना कुछ वो हरकतें करने की कोशिश करते हैं। फिर हम तो वॉच कर सकते हैं ना, हम तो अपडेटेड रहते हैं, इंटेलिजेंस से हमको पता चलता रहता है क्या वो एक्टिविटीज करते हैं। वो तो चलो एक अलग बात है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बांग्लादेश पे फोकस करते हैं। तो बांग्लादेश क्यों खतरा है? क्योंकि भाई हमने ही तो, इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बांग्लादेश, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश शुड बी अ गुड फ्रेंड। तो डेफिनेटली जो शेख हसीना है, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तो शी हैड अ गुड टर्म्स विद इंडिया, अच्छा एक रिलेशन था। बट अभी हमने देखा रिसेंटली वहां की जनता इतना अगेंस्ट हो गई सरकार के कि सरकार गिर गई वहां की। और अब नए वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गए एंड अनफॉर्चुनेटली जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ही इज लाइक उनके बनते ही ये खबरें अपने को पढ़ने को मिली कि वहां पे जो बांग्लादेश में हिंदूज हैं उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। एंड यहीं पे ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो बांग्लादेश में हिंदूज हैं, दे आर नो मोर सेफ अंडर द न्यू रिजीम इन बांग्लादेश एंड दैट इज कंसर्निंग। एंड जिसकी वजह से बांग्लादेश भी आगे चल के एक सिक्योरिटी चैलेंज अभी अपने को दिख रहा है। तो ये भी एक हमारे सामने एक चैलेंज है। इसके अलावा अभी एक और हमारे सामने चैलेंज है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, दैट इज कनाडा। तो कनाडा में जैसे पन्नू का जो भी केस चल रहा है, आई थिंक 2 साल पहले उसका जो असैसिनेशन हुआ कनाडा के अंदर गुरुद्वारे के बाहर, शूट आउट, तो उसमें कैनेडियन एजेंसीज का ये कहना है कि उस शूट आउट में भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, भारत के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। एंड वहीं से रिश्तों में खटास आ गई। एंड अभी रिसेंटली कनाडा ने खुलेआम लाइक भारत पे ब्लेम जड़ दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली अच्छा अब भारत, अच्छा तो चैलेंज क्या है? क्योंकि कनाडा तो कितना दूर है, कनाडा तो अमेरिका से सटा हुआ है भाई, 24 घंटे लगते हैं पहुंचने में एरोप्लेन से। तो वो तो अलग ही जगह है। तो कैसे खतरनाक, कैसे खतरा हो सकता है हमारे लिए ना? तो बॉर्डर तो हमारा प्रोटेक्टेड है, एयरपोर्ट्स में तो हाई सिक्योरिटी लगी हुई है। भाई कनाडा से कोई आएगा तो एयरपोर्ट से ही आएगा ना, तो कैसे हानि पहुंचाएगा? हानि पहुंचाएगा खालिस्तान। एंड ये थोड़ा सा रिस्की है, डेंजरस है। अब डेंजरस क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी खालिस्तान और कनाडा का क्या रिलेशन है पहले वो समझते हैं। तो ये जितने भी खालिस्तान, अच्छा ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है? खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। उनका ये कहना है कि सिखों के लिए एक अलग कंट्री, दे आर नॉट हैप्पी विद पंजाब, दे वांट अ सेपरेट कंट्री फॉर सिख्स। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस खालिस्तान मूवमेंट।
एंड जो लोग उस आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं वही खालिस्तानी कहलाते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट का पार्ट। तो अब कनाडा और खालिस्तान का क्या रिलेशन है? ये जितने भी खालिस्तानीज हैं इन्होंने काफी आतंक मचाने की कोशिश करी। अब इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो वहां पे उन्होंने अमृतसर में पता गुरुद्वारे में शूट आउट्स हो गए। जो इतनी एक पवित्र गुरु का स्थान है वहां पे आजादी के लिए कि हमको एक अलग कंट्री चाहिए खालिस्तान, उन्होंने वो सब किया तो कितने लोगों की जान गई, लाइक एनकाउंटर्स हुए वहां पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कनाडा ने ये जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जो जो कुछ एक्टिव लीडर्स थे, उनको शरण देना शुरू कर दिया। शरण देने का मतलब वीजा, क्योंकि किसी अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, अगर ट्रैवलिंग वीजा अगर आपके पास है तो आप हफ्ते 10 दिन घूम के आ गए, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक वीजा मिलेगा, तो एक वीजा होना बहुत जरूरी है, तो वीजा ऐवे ही नहीं मिलेगा। तो कनाडा ने शरण दे दी काफी सारे खालिस्तानियों को, एंड वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और आज पंजाब में बहुत ज्यादा वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? ये तो हमको बिल्कुल बात पता चल गई कि खालिस्तानी एग्जिस्ट करते हैं, उनका आइडियोलॉजी अपने को पता चल गया, उसका रिलेशनशिप विद कनाडा पता चल गया कि हाँ, दे आर रिलेटेड टू कनाडा इन सच अ वे दैट कनाडा इज गिविंग देम शेल्टर, और इन अनदर वे दे आर प्रमोटिंग देम। एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ ना, लाइक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आज वही बैठे हुए कनाडा में। इसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात हम कर नहीं रहे, जो बात है ऑन ग्राउंड वाली बातें हैं। तो खालिस्तान भारत के लिए एक चैलेंज क्यों है? चैलेंज इसीलिए है क्योंकि अभी जब फार्म प्रोटेस्ट हुआ तो देखो, फार्मर्स आर सुपर इनोसेंट। अरे वो कैसे, वो तो हमारे भारत के ही तो है ना, हमारे भाई है, वो भाई बहन है, ऑल इंडिया सा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट फार्मर्स को पता नहीं क्यों हम लोग टेररिस्ट टेररिस्ट कहने लग गए। नो, वो 99% ऑफ द फार्मर्स, वो जेन्युइनली उनकी डिमांड थी कि भाई हमको नहीं चाहिए 3 लॉज। उन भाई, अब वो 6 हैं, लाइक हरियाणा पंजाब के जो किसान है, अब वो किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहते हैं ना, क्योंकि फार्म लॉ में क्या होता, जो प्राइवेट कंपनीज थी वो टेक ओवर कर लेती उनका, क्या कहते हैं, जगह, खेत। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही तो होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ी कंपनी है, उसने पूरा एक्वायर कर लिया। अब वो लेबरों की तरह किसानों से मजदूरी करवाएगी, और एक हिस्सा सब प्रॉफिट का किसान को देगी, एक हिस्सा वो रखेगी। वही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वही तो था उसका एक प्रोविजन फार्म लॉस का, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था ना। और एक ये था कि वो लोग सेल्स इजीली कर सकते हैं, लाइक लाइक एपीएमसी मार्केट में डिपेंडेंसी नहीं थी। मतलब फार्म लॉ में एपीएमसी का जो भी वो कमीशन कट जाता था वो सब हट गया था, कोई भी किसान डायरेक्टली सेल कर सकता है। तो आज अगर किसान, लाइक कोई भी अगर एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, उसको टमाटर चाहिए सॉस बनाने के लिए, लाइक मैगी मैगी सॉस बनाती है, उसको टमाटर चाहिए, तो वो किसी भी 2-3 बड़े बड़े वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, लाइक वेंडर मतलब किसानों के साथ, एंड बड़े मात्रा में टमाटर ले सकती है। कोई मार्केट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेलिंग, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग ये। तो अब किसानों का ये कहना था कि भाई हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम 2 रोटी कम खाएंगे, हम 2 पैसा कम कमाएंगे, बट हमको सेफ्टी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो एक एक पाई पाई के लिए निचोड़ देंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कंपनीज क्या है ना, कंपनीज नॉर्मली लॉस में चलती है, प्रॉफिट में लाने के लिए उनको खूब निचोड़ना पड़ता है, खूब कॉस्ट कटिंग करना, खूब एक्सप्लॉइट करना। ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है, लाइक इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, ये कॉर्पोरेट कल्चर है। तो किसानों का ये कहना था कि भाई हम क्योंकि भाई किसान वैसे थोड़े कमजोर ही होते हैं ना भाई, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो बस किसानी करनी आती है। या बड़ी बड़ी कंपनीज के पास तो 10-10 वकील है, एक एक पूरी कंपनी है जो उनको लीगल एडवाइजर करती है। तो लीगल का क्या कहते हैं, लॉ का मिसयूज करके बहुत इजीली किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था उस उन प्रोविजंस का यूज करके, एंड वही वहां के किसान नहीं चाहते थे। एंड उसीलिए उन्होंने एक ईमानदारी से, इज्जत से प्रोटेस्ट किया। कुछ भी उन्होंने गलत काम किया नहीं, इज्जत से, बहुत ईमानदारी से प्रोटेस्ट किया। एंड 1 साल बाद भारत सरकार ने उनकी बात मानी भी। 1 साल लग गए, 1 साल तक वो रोड पे रहे, भारत सरकार ने उनकी बात मानी। और उसी उसी में फिर जब ऐसे दंगे, जब ऐसी चीजें होती है तो
जो कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो इसका तो फायदा उठाएंगे ही, वही उठाया उन्होंने। तो वहां पे हमने खालिस्तानी का देखा ना कैसे उन्होंने 26 जनवरी में रेड फोर्ट पे रेड करके भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा वहां पे लगा दिया था रेड फोर्ट पे। आपने वो दृश्य जरूर देखे होंगे। तो भारत को क्या क्या देखना पड़ा उस दौरान। अरे भाई, कोविड से पहले दिल्ली में राइट्स हुए कितने खतरनाक तरीके से, उसमें ये जो क्या कहते हैं आपका कन्हैया कुमार, उसका पूरा गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्होंने कितना गंद मचाया, कितना राइट्स फैलाया। क्यों फैलाया राइट्स? वो सीएए के चक्कर में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, खूब उन्होंने सब राइट्स फैलाए। एंड कितने पुलिस की जान चली गई, कितना, कितने पुलिस ऑफिसर्स को अपना लाइक दे वर किल्ड इन 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 दोज राइट्स। उसके बाद कोविड आ गया। उसके बाद फार्मर्स धरने पे बैठ गए 1 साल तक। उसके बाद खालिस्तानी का ये अपने को हरकतें देखने को मिल गई कि जहाँ पे कि वो रेड फोर्ट पे रेड कर रहे हैं। तो ये सब नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ही तो है। तो खालिस्तान का वो हमने एक रूप देखा। दूसरा रूप अगर आपको देखना है, अभी रिसेंटली बाबा सिद्दीकी मुंबई में उनका शूट आउट हो गया दिन दहाड़े। एंड हु कि किसने जिम्मेदारी ली? लॉरेंस बिश्नोई ने। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई सीधा सीधा खालिस्तान से रिलेटेड है। उसने तो सलमान खान को 2-3 बार धमकी दे रखी है। अरे अभी 2-3 महीने पहले सलमान खान पे अटैक हुआ तो था उसके घर के बाहर, गोलियां चली थी। अच्छा, हनी सिंह को धमकी मिल चुकी है, पता नहीं कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकी मिल चुकी है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से। तो ये सब खालिस्तान एलिमेंट्स ही तो है। तो नेशनल सिक्योरिटी है भाई। अब बाबा सिद्दीकी जैसा एक हाईली इन्फ्लुएंशियल एक सेलिब्रिटी है वो, उसकी जब दिन दहाड़े शूट आउट में हत्या हो रही है, तो कितना बड़ा ये देश के सामने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। एंड हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? खालिस्तान इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको भी हमको सीरियसली लेना है। तो हमने देखा कि ये जो 4 चैलेंज है हमारे सामने, एक तो पाकिस्तान है, एक चाइना है, एक बांग्लादेश है, कनाडा है। तो इनको अपने को बहुत सेंसिबली डील करना है, एंड वही सरकार लगी हुई है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आई होप आपको थोड़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल टॉक था जहाँ पे कि मैंने प्रयास किया कि आपको मैं अवेयर कराऊं कुछ घटनाओं से, कुछ इवेंट से जो कि पास्ट में घटे हैं, एंड वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हर बार अपने को रेफर करने चाहिए। जैसे जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको उन घटनाओं को एज एन एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, स्पेशली दिल्ली रायट्स। क्योंकि जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो दिल्ली रायट्स हो गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, या फिर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये चारों आयाम आपको पता होने चाहिए। सो वही हमने एक प्रयास किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जरूर हम लोग आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे अच्छे इंसाइटफुल लेक्चर्स लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।